हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अब तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि ठंड बढ़ गई है और एग्ज़ाम भी नज़दीक आ ही रहा है, तो जो हमारी ये साइंस की चैप्टर वाइज सीरीज़ है सीटेट 26 के लिए, तो अभी टाइम है पढ़ने का। हम यहाँ पर लगभग सब कुछ पढ़ा देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड साल्ट, तो क्लास हमारी कौन सी है? दूसरी है। पहली क्लास अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। अगर आप एक और क्लास लेंगे तो यहाँ पे ये वाला हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और गारंटी है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आना फिक्स है। ठीक है ना? जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ है, लास्ट ईयर का मतलब है कि 26 में 25 में एग्जाम हुआ नहीं, जो 24 में एग्जाम हुआ वहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है ना? तो अगर उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप क्लास देख लीजिए। और हमने उसमें क्या क्या बताया है तो आप ये देखिए कि जैसे हमने उसमें बताया था एसिड क्या होता है, जहाँ पर जब भी हम किसी पदार्थ को जल के साथ जब मिलाते हैं तो उसमें जब H+ आयन जो रिलीज होता है तो हम कहते हैं कि जो भी मैटर है वो क्या है, पदार्थ है, वो अम्ल है। ठीक है ना? उसमें हमने बताया कि अम्ल कैसा होता है, प्रबल होता है, दो प्रकार से बताया था टाइप में। हमने ये बताया कि उसकी जो उत्पत्ति है, ठीक है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। दूसरा हमने क्या बताया कि उत्पत्ति में मैंने ये बताया कि एक उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा मैंने बताया क्या कि उसकी स्ट्रेंथ के आधार पर, ठीक है ना, प्रबल और दुर्बल। दूसरा मैंने क्या बताया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होते हैं? जो नेचुरल रूप से प्राप्त जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक अम्ल। ठीक है। जो प्रयोगशाला में बनाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। तो आगे हमने क्या बताया था कि अगर हम प्रबल और दुर्बल की बात करें तो जब भी कोई पदार्थ अगर आंशिक रूप से घटित होकर H+ आयन देता है तो हम कहेंगे दुर्बल है, लेकिन अगर वह पूर्ण रूप से अपघटित होकर अगर H+ आयन देता है तो हम कह देंगे कि क्या है वो हमारा प्रबल है। जैसे हमने ये बताया था कि H2SO4 HCl, और वहीं पे हमने एक चीज़ ये बताया था HNO3, ये हमारे क्या है, प्रबल अम्ल है जो प्रयोगशाला में बनाई जाती है। लेकिन एक बात और हमने बताया था कि एक अपवाद केस बताया था मैंने, क्या, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड हमने कहा कि इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जब बारिश होती है तो CO2 + H2O, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है ना, तो हमारा कार्बोनिक एसिड बना लेता है। तो मैंने ये बताया था कि जब भी वर्षा होती है तो कार्बोनिक एसिड होता है, इसका मतलब वर्षा में होता है। दूसरी चीज़ मैंने कहाँ बताया था, और ये क्या करता है कि प्रबल अम्ल होने के साथ साथ भी ये अपवाद के केस में है कि ये H पूर्णतः अपघटित नहीं होता। इसका मतलब H+ आयन ये क्या करता है, ज़्यादा रिलीज नहीं करता। फिर मैंने क्या बताया कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है उससे भी कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। क्लियर है बात? और आगे फिर हमारा जो उसके बाद का जो पॉइंट है मैंने पीछे का डिस्कस कर लिया। कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के pH की अगर मैं बात करूं, pH को मैंने बताया ही था कि pH क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है। pH की रेंज क्या होती है, 0 से 14 होती है। तो 7 से जब ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि उसकी जो नेचर है उसका वो कैसा है, एल्कली है, ठीक है ना, या बेसिक है। और अगर 7 से कम है तो हम कहेंगे कि वो एसिडिक नेचर का है। क्लियर है बात? तो अलग अलग मैंने बताया कि अलग अलग चीज़ों का pH अलग अलग होता है। ठीक है। जैसे कुछ सम इम्पॉर्टेंट्स pH, तो कुछ pH की बात करूंगा तो मैंने ये बताया था कि जो pH होता है वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसे किसने बनाया था, तो इट वाज मेड बाय सोरेनसन। ठीक है। रेंज बता दिया हमने, इतना याद रखना। और जैसे ब्लड का pH अगर बात करें तो कैसा होता है, कितना होता है, 7.4 होता है। ध्यान दीजिएगा, ब्लड का pH कितना होता है, 7.4 होता है। तो अगर ब्लड की नेचर की बात किया जाए तो 7.4 है तो क्या बोला जाएगा इसे, ये अम्लीय है कि क्षारीय? तो आप कहेंगे सर 7 से ज़्यादा है, तो क्या बनेगा, ये क्षारीय बनेगा। अगर क्षारीय है तो चूँकि 7 से जैसे ही ऊपर बढ़ेगा, है ना, तो इसे कहेंगे स्लाइटली बेसिक होगा, स्लाइटली बेसिक बनेगा। तो ब्लड का नेचर कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। वैसे मैंने ये बताया था कि जो हमारा अम्ल होता है, जो अम्ल होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। सॉरी, मतलब कि खट्टा ही कहेंगे, है ना। बेस का कड़वा होता है तो ये कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है। चलो, अगर हम सीमेन की बात करें तो जो शुक्राणु होते हैं उनका जो pH होता है 7.2 से 7 होता है। इसका मतलब है कि ये जो होगा ये उदासीन होता है। 7 पे अगर कोई है तो उदासीन होगा। यूरिन का 6 होता है, ठीक है ना। और सलेवा 6.8 होता है। तो अभी हम बताएंगे सलेवा मतलब जो हमारी राल होती है, लार, ठीक है ना। गैस्ट्रिक जूस जो होता है, जिसे हम हमारे गैस्ट्रिक जूस जिसे बोलेंगे, जैसे जो पेट में जो बनता है HCl
चूंकि HCl आता भी किस में, प्रबल अम्ल में आता है, ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि 1.5 और 3.5, तो यहाँ पे हमारा HCl हो जाएगा। पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी जो जूस होता है उसका नेचर कैसा होता है बेटा, तो आप कहेंगे सर क्षारीय नेचर होता है, ठीक है। अगर इंस्टेंटेनियल जूस की बात करेंगे जो आर्द्र रस होता है ना, तो उसे बोलेंगे 7.6 क्या pH, इसका आपको नेचर पता कर लेना है, ठीक है। वाटर कैसा, उदासीन होता है। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। अगर हम यहीं पे बात करें कि एक्वारेजिया क्या होता है, तो ये बात समझिएगा कि एक्वारेजिया जो होता है, जैसे यहाँ पे देखिए कि एक अगर फ्लास्क में, मतलब कि बीकर में आपने, चूंकि एक्वारेजिया जो होता है वो HNO3 और HCl का मिक्सचर होता है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर इनका जो रेशियो होगा 3:1 होता है, तो आप इतना बस समझो कि 3 शब्दों में लिखा है 3:1 होता है, तो 3 अक्षर यहाँ पे है तो 3 ये रहेगा और इसका 1 हो जाएगा, पूरा मिला के 1 बनेगा। तो अब सांद्र अम्ल की बात कर रहा है, तो एक्वारेजिया कैसा होता है, सांद्र अम्ल लेते हैं। सांद्र का मतलब होता है प्योर होता है। जैसे मैंने क्या कहा आपसे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे क्या कहा, जैसे ये क्या है बेटा, ये एक बीकर है, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, क्या है, वाटर है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले ये डिस्कस करता हूँ कि जो हमारा एसिड है, जो एसिड है ये क्या है, ये अम्ल है, ठीक है ना। एसिड क्या है, अम्ल है। अगर ये प्योर है, कैसा है, अगर ये प्योर है, प्योर का मतलब क्या हो गया, शुद्ध है, इसका मतलब कोई भी इसमें इम्प्योरिटी नहीं है, तो हम कहेंगे कि कंसंट्रेटेड, क्या कहेंगे, सांद्र, जिसे हम क्या बोलते हैं, सांद्र। तो इसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड। सांद्र का मतलब समझ में आया कि नहीं आया। और अगर यहीं पे एसिड, अगला देखिए कि अगर हम एसिड में, मतलब कि अम्ल में अगर हम जल को ऐड कर दें, अर्थात वाटर को अगर हम ऐड कर दें, मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर मैं यहीं पे वाटर को ऐड कर दूं एसिड में, तो क्या बनेगा आप बताओ मुझे। एसिड में जब मैं वाटर को ऐड करूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। क्या बनेगा, इम्प्योर हो जाएगा, तो अशुद्ध कहेंगे। और अशुद्ध का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूट, जिससे हम क्या बोलेंगे, तनु अम्ल, है ना, क्या बोलेंगे, तनु अम्ल, तनु अम्ल बोल देंगे। तो बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो डाइल्यूट और सांद्र, मतलब तनु अम्ल और सांद्र अम्ल में अंतर क्या है। इसका मतलब है कि एक्वारेजिया में जो होता है वो सांद्र अम्ल लेते हैं। इसका मतलब है कि जो एसिड होगा प्योर होगा, लेकिन उसमें रेशियो क्या होगा कि HCl 3 और HNO3 1 होगा। इनका रेशियो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है ना, यही पूछा जाता है। दूसरी चीज़ है कि जैसे मैंने एक बीकर में लिया, तो आप देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी। देखो ये रेशियो में लिखा है बेटा, किस में लिखा है, रेशियो में लिखा है। तो यहाँ पे अगर आप, मैं ये कहता हूँ कि HCl था, तो HCl के नीचे अगर मैं HNO3 को यहाँ ले आऊँ, HNO3 को मैं यहाँ ले आऊँ, तो एक कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो HCl कितना हो गया, 3 हो गया, और HNO3 क्या हो गया, 1 हो गया। तो वही चीज़ तो लिखा है, वही चीज़ तो लिखा है। इसका मतलब है कि अगर 300 ml क्या ले लेंगे, HNO3 लेंगे, तो HCl कितना लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है बात, चलिए समझ में आई कि नहीं आई। तो HCl 3, और यहाँ पे हालांकि 100 ml HCl है और 300 ml क्या है, 3 गुना होता है इसका, ये रेशियो में रहेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं कि इसका प्रयोग धातुओं को घोलने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि जो हमारे स्वर्णकार वगैरह होते हैं, जब आप जाते हैं, जैसे सोना है, तो सोना जब बहुत दिनों तक यूज कर रहे हैं तो सपोज उसकी चमक चली गई, गंदा हो गया है, ठीक है ना, तो आप जब सोनार के पास लेके जाते हैं तो वो एक्वारेजिया रखता है, इसे अम्लराज कहा जाता है। उसमें क्या करेगा, उसको डाल देगा, थोड़ी देर बाद निकालेगा, तो क्या होगा, वो बिल्कुल एकदम नया होकर निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि इसका प्रयोग धातुओं को घोलने के लिए किया जाता है, ये तो बात ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग स्वर्णकारों के द्वारा किया जाता है। क्यों, उसकी सफाई के लिए, है ना। गोल्ड, सोने, और प्लैटिनम, पीटी लिखा है, प्लैटिनम, ठीक है, प्लैटिनम अक्रिय धातु हैं दोनों, और या इनर्ट मेटल कहेंगे, भी एक्वारेजिया में घुल जाता है। बात समझ में आई कि नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आप बार बार, अगर सपोज दैट आप सोनार के पास बार बार गोल्ड लेकर जाते हैं, तो जब उसमें कुछ घुलेगा तो उसके जो है क्या होगा कि उसकी जो मात्रा होगी गोल्ड की, वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जाएगा ही धुलकर, ठीक है। एक्वारेजिया को अम्लराज के नाम से जाना जाता है, बात ठीक है। गोल्ड और प्लैटिनम जैसी अक्रिय धातुएं मुक्त अवस्था में मिलती है, ठीक है ना।
इसीलिए अक्रिय है। ठीक है, चांदी एवं तांबा दो ऐसी धातुएं हैं जो मुक्त एवं जुड़ी हुई दोनों अवस्था में मिलती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें तो चांदी सिल्वर और तांबा, ठीक है ना, दो ऐसी धातुएं हैं जो मुक्त एवं जुड़ी दोनों अवस्था में मिलती हैं। आगे आते हैं तो आगे ये कह रहा है, अच्छा एक बात और मैं पूछूंगा आपसे कि बताओ कि एसिड में वाटर मिलाया जाता है कि वाटर में एसिड मिलाया जाता है, ये बताओ। तो मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि जैसे सपोज दैट आपने एक बीकर ले लिया, क्या किया, एक बीकर आपने ले लिया और इस बीकर में क्या है ज़रा बताओ। तो हमने कहा कि इस बीकर में मैंने क्या लिया है, जल ले लिया है, वाटर, क्या लिया है, वाटर लिया है। तो हमारे पास एसिड है, क्या है, एसिड है ना। तो एसिड है, इसको दबाएंगे तो ये क्या है, ये जो है वो अम्ल है। बेटा क्या है, ये अम्ल है। तो मैं कहूँगा कि हमेशा वाटर में एसिड मिलाया जाता है ना। वाटर में क्या मिलाते हैं, एसिड मिलाते हैं। और वाटर में एसिड मिलाने की जो प्रक्रिया होती है एक एक्जोथर्मिक प्रक्रिया होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं ऊष्मा छेपी। तो मैं कहूँगा कि जल में पहला पॉइंट क्या रहेगा, पहला पॉइंट रहेगा कि जल में अम्ल को मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। पहला पॉइंट आप याद रखिएगा। बात ठीक है, जल में अम्ल को मिलाया जाता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट अगर हम यही बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, ध्यान सुनिएगा कि जल में अम्ल को मिलाया जाता है। तो जल में हमने क्या मिलाया, अम्ल। हमें कभी भी अम्ल में जल नहीं मिलाया जाएगा, वो भी कैसे, डिप करके एक एक बूंद गिराया जाता है, ना कि एक साथ गिराया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जल में अम्ल, जल में अम्ल मिलाने की प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहते हैं। आप कहेंगे ये सर कोई दिक्कत नहीं है। इसी ऊष्माक्षेपी को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो आप कहेंगे नो सर। जल में अम्ल को मिलाया जाता है, जल में अम्ल मिलाने की प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहते हैं, जिसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। तो ये बहुत दोनों पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी ये मत समझिएगा कि अम्ल में जल को मिलाया जाएगा, ठीक है ना। आते हैं अपने पॉइंट पे। तो मैं कहाँ था, ये हो गया हमारा, ये हो गया। यहाँ पे आते हैं। अब देखिए कि बेस जिसे हम भस्म कहते हैं, तो अगर बेस की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब बेस है क्या, एक ऐसा पदार्थ जिसे जल में मिलाने पर क्या देता है, बताइए, OH माइनस आयन जो है उत्पन्न करता हो, तो उसे क्या कहेंगे, बेस कहते हैं। ठीक है ना। डेफिनेशन आपसे कहीं नहीं पूछी जाएगी कि एक ऐसा पदार्थ जिसे हम जल में मिलाने पर OH माइनस उत्पन्न होता है, क्या, तो क्या कहेंगे उसे हम भस्म कहेंगे, अर्थात बेस कहेंगे। तो मैं लिख सकता हूं कि ऐसा पदार्थ जिसे जल में मिलाने पर, जल में एक ऐसा पदार्थ जिसे जल में मिलाने पर OH माइनस आयन उत्पन्न करता हो, क्या कहलाएगा, भस्म कहलाएगा, अर्थात बेस कहलाएगा। क्लियर है। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैंने कहा था कि वो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो ये स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है, अर्थात बिटर होते हैं टेस्ट में। वो क्या, अम्ल क्या करता है, अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है, ठीक है ना। लिटमस पेपर किसका बना हुआ, लाइकेन का, और लाइकेन किसका होता है, एक सहजीवी होता है, कवक और सहवाल का। ठीक, कवक और सहवाल का। तो अगर लिटमस पेपर किसका बना होता है, तो मैं यहीं पे कह दूं मैं कि
लिटमस पेपर लाइकेन का बना होता है। लिटमस पेपर लाइकेन का बना होता है। ठीक है, लिटमस पेपर लाइकेन का बना होता है, और जो लाइकेन है एक सहजीवी है किसका? कवक और शैवाल का। कवक और शैवाल का। हट जा रहा हूं, ठीक, नोट कर लीजिए। लिटमस पेपर लाइकेन का बना होता है। लाइकेन किसका सहजीवी होता है? कवक और शैवाल का। ठीक है, साबुन जैसे चिकने प्रतीत होते हैं। इसका मतलब जो हमारा साबुन होता है नहाने वाला जो साबुन होता है, ये देखो मेरे यहाँ पे इमेज लगी हुई है, ये कैसा होता है? एक क्षारीय नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है ना, अम्लीय प्रकृति का होगा तो क्या होगा फिर? वो तो आपको कट कर देगा, कहीं में शरीर में ही कट लग जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि संक्षारक प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब है कि करोसिव नेचर का होता है। कैसा होता है? करोसिव नेचर का होता है। ठीक है ना, करोसिव नेचर का मतलब है कि अगर आप प्योर मतलब कि सांद्र क्षार लिए हैं तो वो भी क्या होगा उसका नेचर। अगर तनु सांद्र है, तनु बेस मतलब कि जो है आपका भस्म है, बेस है, तो वो कैसा होगा? वो जैसे साबुन में यूज होता है। ठीक है ना, स्लाइटली जो बेसिक होता है। ठीक, क्षार को एक्वस सोल्यूशन में, मैंने कहा कि जब भी जल में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जलीय घोलों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो मैंने कहा कि डिस्टिल वाटर को छोड़कर अगर कुछ भी इंप्योरिटी ऐड कर दी जाए, इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा? हमारा अशुद्धियाँ ऐड कर दी जाए, तो कहने का मतलब ये हो गया कि चाहे H+ आयन हो या OH- हो, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होने लगेगी। ठीक है, जल में घोलने पर OH- प्रदान करते हैं। मैंने यही बात बताया है कि ऐसा पदार्थ जिसमें जल में मिलाने पर OH- उत्पन्न करता है तो हम कहते हैं कि वो क्या है? बेस है। वही बात यहाँ पे लिखी गई है। जैसे हमने कहा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? बेस है। क्या है? बेस है। जब इसको जल के साथ घोल किया गया, मतलब मिलाया गया, तो यहाँ पे सोडियम और क्या हुआ? OH। तो इस आयन जो है ना, इसे हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, OH-। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। तो मैंने कहा कि बेस और भस्म और क्षार में डिफरेंस क्या है? जो बेस वो है जो जल के साथ क्या होता है? घुल जाता है। जल के साथ घुल जाना। जल के साथ अगर घुल जा रहा है, यदि जल के साथ घुल जा रहा है तो क्या कहलाएगा? मैं ऐसा लिख देता हूं कि यदि पदार्थ जल के साथ घुल जाता है तो क्या होगा? वो तो बेस कहलाता है, अर्थात भस्म कहलाता है। ठीक है, भस्म कहलाता है। आपको इस बात का कंफ्यूजन होगा कि बेस और क्षार में क्या अंतर है। मतलब यहाँ पे भस्म लिखा है, मैंने यहाँ पे एल्कली लिख दिया, तो समझाता हूँ। भस्म कहलाता है अर्थात बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। ठीक है ना, बेस कहलाता है। ठीक, कहलाता है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, लेकिन एल्कली जो है, जरूरी नहीं है कि जितने भी बेस हों वो सारे क्या हों? जल के साथ घुल जाएं। इसका मतलब है कि जितने भी बेस हैं ये जरूरी नहीं है कि सभी क्या हों? वो क्षार हों, लेकिन सारे क्षार क्या होते हैं? वो भस्म होते हैं, अर्थात बेस होते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि यह जल के साथ क्या होता है? यह जल के साथ घुल जाता है। बताओ भाई, कोई दिक्कत है? यह जल के साथ घुल जाता है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे देखिए ये बेस है और ये क्या है? ये एल्कली है। ठीक, आगे चलते हैं तो बात करेंगे हम आपसे कि टाइप्स ऑफ बेसिस की। बेस के प्रकार क्या होंगे? तो जैसे वहाँ पे मैंने बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब कि प्रबलता के आधार पर। यहाँ भी प्रबलता के आधार पर बात करेंगे तो एक होगा स्ट्रांग और एक होगा बेक। तो मतलब कि दुर्बल और प्रबल। प्रबल क्या होंगे? जल में घोलने पर एक ऐसा पदार्थ अर्थात बेस जिसे जल में घोलने पर पूर्णतः अपघटित हो जाए। इसका मतलब है कि OH- ज़्यादा मात्रा में क्या हो? रिलीज हो, ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो, तो हम कहेंगे वो प्रबल क्षार है। ठीक है, पहचानने का तरीका है। अगर जल में घोलने पर कोई एक ऐसा पदार्थ जल में घोलने पर आंशिक रूप से पार्शियली क्या हो? अपघटित हो, तो हम कहेंगे वहाँ पे OH- क्या होगा? कम मात्रा में रिलीज होगा। ठीक है, और जब कम मात्रा में होगा तो क्या होगा? ये हमारा कहलाएगा दुर्बल क्षार।
अब आप देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इधर की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप फर्स्ट के हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे क्या हैं, सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ध्यान दीजिएगा। और पीरियोडिक टेबल के जो सेकेंड ग्रुप के हैं वो सभी एलिमेंट क्या कहलाते हैं, वो वीक बेस हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो पीरियोडिक टेबल अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो बेटा देखो, पीरियोडिक टेबल के मैंने कहा कि फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़कर, किसको, हाइड्रोजन को छोड़कर, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो नहीं लिख पाऊंगा कुछ, यस, मतलब कि हाइड्रोजन को छोड़कर कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, है ना, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है ना, ये क्या होंगे, ये आपके जितने भी होंगे, हालांकि इस पर चल नहीं रहा है, ये जितने होंगे फर्स्ट ग्रुप वाले ये सारे क्या कहलाएंगे, ये फ्रांसियम है, ठीक है ना। तो ये सारे हाइड्रोजन को छोड़कर फर्स्ट ग्रुप के सभी क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। सेकेंड ग्रुप में आप आएंगे तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम और बेरियम और रेडियम एक रेडियोएक्टिव तत्व है, ठीक है। तो इसमें क्या कहलाएंगे, ये सारे क्या होंगे, हम वीक बेस कहेंगे। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे थे हम, तो इसको मैं अगर हटा दूँ यहीं पे, तो मैंने इस बात को समझाया कि फर्स्ट ग्रुप के जितने हैं वो सारे क्या हैं, वो स्ट्रॉन्ग बेस हैं, और सेकेंड ग्रुप के जितने हैं आप वो क्या कहलाएंगे, वो आपके हाइड्रोजन को छोड़कर यहाँ पे वीक बेस कहलाएंगे। क्लियर है बात। आगे आते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगर एक न्यूट्रलाइजेशन अपक्रिया की बात की जाए, उदासीनीकरण अपक्रिया की, तो उदासीनी अभिकरण मतलब कि जो अपक्रिया होगी वो क्या होगी, तो हम ये कहेंगे कि जब भी हम एसिड और बेस मिलाते हैं तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी उसमें अगर साल्ट और वाटर अर्थात लवण और जल बन रहा है तो हम कहेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है बात। कैसे, जब हमने यहाँ पे लिया अम्ल, क्या लिया, अम्ल लिया, ठीक, और हमने क्या लिया, बेस लिया, तो अम्ल और बेस जब मिलाते हैं, मतलब अम्ल और क्षार जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल मिलता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि हमने लिया HCl, HCl कैसा है, आप कहेंगे सर प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है, कोई दिक्कत है ना। और NaOH क्या है, प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है, ठीक है ना। तो ये जो अपक्रिया होगी, ये न्यूट्रलाइजेशन उदासीनी अपक्रिया कहलाएगी। इसका मतलब है कि कभी नमक से नमक खाया जाता है क्या, नहीं खाया जाता। आपने बहुत बार कहावत सुनी होगी कि नमक से नमक नहीं खाया जाता। तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा, ठीक, और क्या बनेगा, जल बनेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन अपक्रिया में एसिड और बेस जब मिलाते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है, लवण और जल बनते हैं, ठीक है बात। आगे चलते हैं। तो अगर यहीं पे बात करें कि एक क्वेश्चन हमारा ये है कि जब प्रयोगशाला में हम नमक बनाते हैं, तो आप पिछले वाले में देखिएगा तो यहाँ क्या बना था, आप बताइए कि HCl लिया और NaOH लिया, तो एक अम्ल लिया और एक क्षार लिया, और दोनों कैसा है, दोनों प्रबल हैं, तो हमें नमक और क्या मिल गया, H2O मिल गया। तो हम कहेंगे कि आप मुझे बताइए कि आपने दोनों क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, और जब दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, NaCl प्लस H2O। और NaCl क्या है, ये लवण है, ठीक है ना, साल्ट है, अर्थात साल्ट है, ठीक, और ये क्या है, ये वाटर है। तो मैंने कहा कि यही हमारी न्यूट्रलाइजेशन अपक्रिया कहलाती है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि अब आपसे पूछा है कि जब नमक बनाते हैं तो देखिए HCl आपने लिया, आप कहेंगे यस सर, ठीक, आपने NaOH लिया, आप कहेंगे यस सर। इसको क्या किया, मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन अपक्रिया की गई, तो हमें क्या मिला, NaCl मिल गया, NaCl मिला, और प्लस क्या मिला, हमें जल मिल गया। तो आपने जो ये दोनों लिया है उदासीनी अपक्रिया में, ये क्या लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो बताओ कहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ साल्ट की, साल्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने कहा कि एक तो अम्लीय उदासीनी लवण होगा, एक अम्लीय लवण होगा और एक क्षारीय लवण होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो pH मीटर की थी, हालांकि मुझे, चलो हम कहाँ हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर उदासीनी जो साल्ट बनेगा
वो कैसा होगा, तो मैं तीनों यहाँ पे बता देता हूँ कि नंबर 1 क्या है, उदासीन लवण, है ना। न्यूट्रल अगर हम साल्ट की बात करें तो यहाँ पे 2 होगा कंडीशन। एक क्या होगा, एक होगा कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उदासीन हो जाएगा, ठीक है। और अगर वीक एसिड है और वीक बेस है तो क्या होगा, तभी उदासीन हो जाएगा। तो ये इसका नेचर होना चाहिए। और पीएच कितना होगा, पीएच 7 होगा। आप कहेंगे यस सर, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि अम्लीय लवणता है, ठीक है, लवण है जो अम्लीय लवण है, तो मैं कहूँगा कि इसकी बात करूँ अगर मैं अम्लीय लवण की, तो अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि इसमें क्या होगा अम्लीय लवण में कि हाँ, अम्लीय अगर है तो मैं कहूँगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड लूँगा। अरे भाई, अम्ल और क्षार का जब हम मिलाएंगे तो हमें अम्लीय प्राप्त करना है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले लेंगे। इसका मतलब है अगर अम्लीय बनाना है तो जो बनाना है मुझे वो उसको क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है जिसके पास पावर ज़्यादा है उसी की चलती है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि पीएच जो होगा वो लेस देन 7 होगा, पीएच लेस देन 7 होगा। बात ठीक है। अगर क्षारीय लवण की बात करूं, क्षारीय लवण में थर्ड पॉइंट, तीसरे पॉइंट की मैं यहाँ बात कर रहा हूं, तो मैं ये कहूँगा कि चूंकि क्षारीय बनाना है तो वीक एसिड ले लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे। क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। तो यहाँ पे जो पीएच होगा, पीएच जो होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। तो इसका मतलब है कि साल्ट के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, एक उदासीन, एक अम्लीय और एक क्षारीय, ठीक है। अगर उदासीन है तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस जाएगा, वीक एसिड के साथ वीक बेस जाएगा। लेकिन अगर अम्लीय की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, तो उसका अपोजिट वीक बेस रहेगा। अगर क्षारीय की बात करूंगा, किसकी, क्षारीय की, मतलब कि बेसिक जो साल्ट की बात करूंगा, तो हमारा क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा और वीक एसिड हो जाएगा। पीएच चेंज हो जाएगा, सबका पीएच अलग अलग। अगर क्षारीय है तो पीएच 7 से अधिक होगा, अम्लीय है तो 7 से कम होगा, अगर न्यूट्रल है तो क्या होगा, 7 हो जाएगा। बताओ भाई, क्लियर है बात यहाँ तक? आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं कि एप्लीकेशन की अगर बात करूं कि इसके यूजेज कह सकते हैं हम, प्रयोग यहाँ कह दूं मैं, है ना। क्या कह दूं बेटा, प्रयोग, यूजेज मैं बात कर रहा हूं, किसकी, यूजेज की, ठीक है ना। अगर यूजेज की बात करूं तो देखिए, जैसे कभी क्या होता है कि सपोज दैट आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, स्टमक में एसिडिटी हो जाएगी। तो एसिडिटी होगी तो आप क्या करते हैं कि एक एंटासिड लेते हैं। अब एंटासिड होती है, दुकानदार के पास जाते हैं तो वो क्या देता है आपको, या तो इनो दे देगा, आप पीजिए, सेकेंडों में आराम मिल जाएगा, या आपको गैसोफास्ट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, गैसोफास्ट, ये भी एक एंटासिड होता है, ठीक है ना। और या डाइजीन दे देगा, या आपको क्रीमाफिन जो मार्केट में बहुत ही फेमस है, ये भी दवा है, ये वाइट कलर की गाढ़ी होती है, ठीक है ना। अगर यहीं पे बात करें, ये सब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ठीक है ना। और अब देखिए, ये हमारा पेट है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि पूरी बॉडी है, और यहाँ पे आता है तो ये क्या है हमारा, ये यहाँ पे बेटा ये स्टमक है, ठीक है। अगर यहाँ पे HCl क्या होता है, सिक्रेट होता है, मतलब बनता है, यहाँ से रिलीज होगा। तो जब HCl ज़्यादा मात्रा में होता है तो ये हमारी जो लेयर होती है उसको क्या करता है, डैमेज करता है। डैमेज करेगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, घाव बनेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि एसिडिटी, और ये 2 केस में होता है। जब आप पहला तो जब खाना ज़्यादा खा लेंगे तो क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। तो उस केस में आप क्या करेंगे, एंटासिड ले लेंगे। अब एंटासिड किस फॉर्म में लेंगे, या तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेंगे, मैंने आपसे कहा, जिसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, MgOH होल ट्वाइस, तो जिसे क्रेमाफिन में होता है। किस में होता है, क्रेमाफिन में होता है, ठीक है ना। अगर हम डाइजीन की बात करें तो देखिए, डाइजीन है, इसमें ये भी एक किसकी तरह काम करेगा, एंटासिड की तरह काम करता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये इसके एग्जाम्पल हैं, किसके, इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना, किसके, एंटासिड के। तो आपसे पूछा जाएगा कि एंटासिड क्या क्या होता है, तो आप कहेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। डाइजीन की बात करें तो डाइजीन में क्या होता है, देखिए ये भी एंटासिड की तरह काम करता है, इससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो मतलब कहने का MgOH होल ट्वाइस प्लस AlOH होल ट्वाइस होगा, थ्राइस नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है। अब बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा को ही क्या कहते हैं, खाने का
सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे क्या कहेंगे, जिसे इसी कहते हैं हम सोडियम बाई कार्बोनेट। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं सर। तो बेकिंग सोडा को ही जो होता है इनो में होता है, ठीक है। इसको तुरंत पीजिए आप, तुरंत तो आराम मिल जाएगा, एसिडिटी। अब कहने का मतलब इसका नेचर कैसा होगा, जो एंटासिड हम लेंगे उनका नेचर कैसा होगा? अरे भाई, हमने कहा कि न्यूट्रलाइजेशन क्रिया में आपके पास अगर एसिड है, उसको क्या करना है, एसिडिटी को कम करना है, तो उस केस में आपको क्या लेना पड़ेगा, क्षार लेना पड़ेगा। और जब आपने क्षार लिया तो क्षार कैसा लेंगे, वीक बेस लेंगे। कैसा लेंगे? दुर्बल क्षार लेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ गई कि जो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया, जो डाइजीन ले रहे हैं, और जो हम ये आपका एंटासिड बेकिंग सोडा ले रहे हैं, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने के सोडा की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे होते हैं, सारे दुर्बल क्षार होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में साल्ट और वाटर बनेगा, तो यही हमारी क्या कहलाती है, अपक्रिया, ठीक है। लवण और जल बन जाएगा, तो हमारा जो पेट होगा वो सही हो जाएगा। बात ठीक है। ये हमारा क्या है, पेट है। यहाँ पे ये क्या है बेटा, ये पेट है। क्लियर है बात? हमारे बॉडी के अंदर याद रखना हमेशा कहाँ होता है, पेट किधर होगा, ये ऐसे है तो मेरे राइट बन रहा है, इसका मतलब लेफ्ट। हमेशा पेट आपके, जब आप कभी खाना खाते होंगे तो देखते होंगे कि लेफ्ट साइड में क्या होगा, पेट हल्का सा फूल जाता है ज़्यादा खाने के बाद। कभी ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। याद रखिए कि HCl है, तो आपने मान लीजिए कि आपके अंदर एक एसिडिटी हो गई है, तो आप क्या ले लेंगे, या तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड ले लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेंगे, दुकानदार के पास जाएंगे, या तो डाइजीन देगा, या तो आपको देगा क्या ले तो इनो पी लो, या तो गैसोफास देगा, उसमें भी यही कंटेंट होता है, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे, इसको ले लिया तो क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O, तो ये बन गया साल्ट और ये बन गया क्या, जल। क्लियर है? आगे चलते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है, इसका मतलब यूजेस है कि जैसे हमने शुगर है, शुगर की बात मतलब शर्करा कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, शर्करा। ये शर्करा है, हमने क्या किया, शर्करा मतलब कि अगर हमने कोई भी मीठा पदार्थ रात में खाया, मीठा या चॉकलेट खाया, ठीक, तो हमारे मुंह के अंदर, माउथ, मैं इसको क्या कहूँगा, मुंह के अंदर क्या होते हैं, हमारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। और ये बैक्टीरिया क्या होंगे कि इसकी जो हमारे जो मुंह का जो सलेवा होता है, लार होती है, वो कैसी होती है, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। मैंने आपको बताया है कि 6.8 होता है उसका pH, ठीक है। अब क्या करेगा, ये जो बैक्टीरिया है, जैसे सपोज दैट आपने क्या किया, कोई भी मीठा पदार्थ रात में खाया, ठीक है, या दिन में खाया, कभी बहुत देर तक आप कुछ नहीं किए, पानी नहीं पिया है, कुछ फंसा पड़ा है, मान लीजिए कि दांत में फंसा हुआ है, तो वो क्या करेगा, मुंह के अंदर जाएगा। जब मुंह के जाएगा तो मुंह में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया और जो अम्ल है मुंह में, उसके साथ रिएक्शन होगा, तो जो बैक्टीरिया होगा ना, वो उसके जो अम्ल है उसके pH को क्या कर देगा, कम कर देगा, मतलब कि और ही एसिडिक कर देगा। तो क्या करेगा कि अब ये जो pH कम कर देने की वजह से ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। किसको डिस्ट्रॉय करेगा, आपके मतलब कि डिस्ट्रॉय करेगा जो आपका दांत है ना, दांत के एनिमल को, दांत के एनिमल को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आप जैसे यहाँ पे देखिए, ये यही होता है कि रात में आपने अगर कोई मीठा चीज़ खाया और पानी नहीं पिया, तो इसका मतलब अब हम करें क्या, उस केस में आप क्या करिए कि आप पेस्ट करिए। पेस्ट का नेचर कैसा होगा, क्षारीय होगा, जैसे एक, ठीक है ना। तो जब पेस्ट का नेचर क्षारीय होगा, तो जब आप करेंगे तो जो एसिडिक नेचर है उसको क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइजेशन क्रिया के थ्रू साल्ट और वाटर बना देगा, ठीक है ना, साल्ट और वाटर बना देगा। क्लियर है? तो अब उस केस में क्या होगा कि अगर आप कुछ भी, इसका मतलब हुआ कि कुछ भी अगर आप मीठा खाते हैं रात में, तो उस केस में आप अगर पेस्ट कर लेते हैं, तो आपको दांत में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो दांत आपका कैसा होगा, बिल्कुल बढ़िया होगा। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। अगर एंटी स्टिंग का मतलब है कि अगर जब आपकी कोई मधुमक्खी छेद देती है, मान लो काट लिया है ना, मैं ये कहता हूँ कि मधुमक्खी ने आपको काट लिया, मक्खी या बिच्छू कह दो, वैसे देसी भाषा में छेदना कहते हैं। अगर सपोज दैट काट लिया, तो उसमें कौन सा होगा, फॉर्मिक एसिड, जिसे हम बोलेंगे फॉर्मिक एसिड एक अम्ल पाया जाता है उनकी वजह से, उससे क्या होगा, दर्द होगा। तो कैलामिन सोल्यूशन होगा। कैलामिन सोल्यूशन क्या होता है, ये बिच्छू है। कैलामिन सोल्यूशन क्या होता है बेटा, याद रखना कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaCO3 प्लस
H2O। इसका मतलब है कि जब मधुमक्खी या चींटी काट लेती है उस केस में उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, उसकी वजह से आपको पेन होगा, ठीक है ना। और जब पेन होगा और इसका फार्मूला क्या होता है फॉर्मिक एसिड का, HCOOH होता है। क्लियर है। तो आप उसकी जगह पे जहाँ पे कट किया है उस पे लगाइए क्या, कैलामीन सोल्यूशन। दुकान पे जाएंगे तो वो दे देते हैं कैलामाइन सोल्यूशन। तो वो होता क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और H2O का मिक्सचर होता है। तो क्या करेगा वो, एक न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया करेगा साल्ट और वाटर के फॉर्म में। तो एक दूसरा एप्लीकेशन हो गया। तीसरा क्या होता है कि जब सॉइल की बात करेंगे, ये क्या है, इसका मतलब है जब आप खेत में, है ना, जब आप ज़्यादा रासायनिक खादों का उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो कैसी हो जाती है, मतलब कहने का जो मृदा होगा वो कैसा हो जाएगा, मृदा होगा जो अम्लीय हो जाएगी। इसका मतलब है कि उसका फर्टिलाइजेशन अम्लीय हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि उसकी जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या होगी, कम होगी। तो उस केस में क्या करते हैं हम, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कि कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड ले लेंगे, ठीक है ना, जिससे हम क्या बोलते हैं, चूना बोलते हैं, ठीक। अब कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम क्या करते हैं, H2O जल के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम OH होल ट्वाइस, तो ये क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना। तो साल्ट के फॉर्म में क्या बन जाएगा, बुझा हुआ चूना बन जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जब अम्लीयता हो गई तो खेत में आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर आप का छिड़काव करते हैं, बुझा हुआ चूना, क्या कहते हैं इसे हम, बुझा हुआ चूना, ठीक है ना, बुझा हुआ चूना। इसका अगर छिड़काव कर दें खेत में तो क्या होगा, खेत की जो एसिडिटी होगी, मतलब कि अम्लीयता होगी, वो कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि वो फर्टिलाइजेशन उसमें इंक्रीज कर जाएगा। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या बन जाएगा, साल्ट बनेगा और वाटर H2O हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं है। तो ये इसके 4 एप्लीकेशन हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके जो अगले पॉइंट है इसमें, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारी अगली क्लास में ये वाला चैप्टर मेरा फिनिश हो जाएगा। फिर इसके अगली वाली क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को लेके आएंगे जो NCERT क्लास 7th और क्लास 10th की NCERT के जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको मैं करा दूंगा। उसके बाद CTET के जो क्वेश्चन है वो भी करा दूंगा। सारे NCERT और SCERT के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर करा दूंगा। आप भी अपने साइड से कर लीजिएगा। बात ठीक है ना। तो मैंने आज की डेट में क्या क्या पढ़ाया पहले मैं पूरा रिवाइज करा देता हूँ। मैंने कहा कि अगर pH की बात किया तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है सब्सटेंस जिनके pH की मैंने बात किया था, तो आप सबसे ज़्यादा यूरिन का और सलावा का याद कर लीजिएगा, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस जिसे हम HCl कहेंगे, इसको तो याद ही करना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। और पैनक्रियाटिक जूस का नेचर जान जाइएगा। और इंस्टेंटाइन जूस वाटर का आप जानते हैं कैसा होता है। ये यहाँ पे डिजिटल pH मीटर है, ये देखिए आप pH जिसे मान लीजिए कि ये भरा हुआ है, यहाँ पे आप जब pH मीटर डालेंगे तो बता देगा कि इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, ये स्लाइटली है या मोर है, ठीक है ना। आगे आते हैं। तो मैंने कहा एक्रोरेजिया को कहा जाता है अम्लराज। ये होता क्या है कि ये सांद्र अम्ल लिया जाता है। इसका मतलब है कि प्योर होता है, इसमें कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं होती, सांद्र वही कहा जाता है। अगर इस में कुछ भी मतलब कि वाटर मिला दिया जाए तो उसे हम तनु बोलेंगे, डाइल्यूट बोल देंगे, ठीक है ना, तनु अम्ल हो जाएगा। तो मैंने कहा कि इसका यूज कहाँ होगा, तो स्वर्णकार करते हैं इसको गोल्ड और प्लेटिनम की सफाई करने के लिए आप, ठीक है ना। इसमें HCl और HNO3 का जो रेशियो होता है, तो HCl में 3 है तो 3 रहेगा और वो क्या लेंगे, 1 रहेगा। क्लियर है बात। और फिर मैंने क्या बताया कि इसको अम्लराज कहा जाता है, गोल्ड और प्लेटिनम, चांदी और धातु जो है वो जो 2 धातुएं हैं, चांदी और तांबा, ठीक है ना। चांदी और तांबा 2 धातुएं जो मुक्त और जुड़ी अवस्था में पाई जाती हैं। क्लियर है। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताया कि अगर किसी बीकर में जल है, मतलब कि एसिड में हम जल मिलाते हैं, जल में एसिड मिलाते हैं, तो हम कहेंगे कि हमेशा जल में हम एसिड को मिलाते हैं, वो भी ड्रॉप करके। इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, NCERT और CTET में पूछा भी गया है ये सवाल, ठीक है। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भस्म और एल्कली मतलब कि क्षार में क्या अंतर है। तो मैंने कहा कि एक ऐसा पदार्थ जो जल के साथ घुल जाए उसे हम कहते हैं बस भस्म कहते हैं, लेकिन एल्कली जितने होते हैं वो सभी क्या होते हैं, जल के साथ घुल जाते हैं। इसका मतलब सभी भस्म क्षार नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी क्षार हैं वो क्या है, वो भस्म हो सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। फिर मैंने यहाँ पे बात किया कि क्षार के प्रकार जो हैं, तो मैंने कहा प्रबल और दुर्बल, प्रबल और दुर्बल। अगर प्रबल और दुर्बल की बात करूं कि जल में घोलने पर पूर्ण रूप से क्या होता है, अपघटित हो जाता है। इसका मतलब है कि OH माइनस ज़्यादा मात्रा में रिलीज होगा तो हम कहेंगे स्ट्रांग है। और जहाँ पे आंशिक रूप से अपघटित होंगे वो क्या होगा, OH माइनस कम मात्रा में रिलीज होंगे तो ये हो जाएंगे। मैंने कहा कि अगर पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप के सभी एलिमेंट हाइड्रोजन को छोड़कर तो सभी क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। लेकिन पीरियोडिक टेबल के सेकेंड ग्रुप के सभी एलिमेंट
सेकेंड ग्रुप के सभी एलिमेंट मैंने क्या बताया था आपके वो वीक होते हैं। क्लियर है? ये देखिए सेकेंड ग्रुप के सभी, रुबिडियम जो है ये आपका क्या है, रुबिडियम आपका जो है रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई थी। आगे चलते हैं, यहाँ भी मैंने बता दिया। और फिर हमने क्या बताया, हाँ, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। जब भी हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, एसिड और बेस को मिलाएंगे, साल्ट और वाटर बनेगा, तो ऐसी जो अपक्रिया होगी उसे कहा जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो HCl लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया तो NaCl और H2O बन गया। तो क्वेश्चन था हमारा कि जब हम प्रयोगशाला में नमक बनाते हैं तो इसका नेचर कैसा होगा। कहने का मतलब है कि एसिड और बेस का नेचर कैसा होगा, तो दोनों कैसे होंगे, स्ट्रांग होंगे। दोनों कैसे होंगे, स्ट्रांग होंगे। ठीक है ना, दोनों कैसे होंगे, स्ट्रांग होंगे। मैंने यहाँ पे ये दिखाया है। तो स्ट्रांग एसिड है और स्ट्रांग बेस है। बताओ कोई दिक्कत है क्या। तो ये क्या बन गया है, मेरा साल्ट बन गया है प्लस H2O, लवण और जल बन गया है। आगे चलते हैं। फिर मैंने कहा कि टाइप्स ऑफ, अगर हम साल्ट की बात करें तो 3 प्रकार के साल्ट होते हैं, एक उदासीन, एक अम्लीय और क्षारीय। उदासीन बात करेंगे तो दोनों क्या होंगे, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, वीक एसिड वीक बेस, pH 7 होगा। अगर अम्लीय है तो 7 से कम होगा, तो स्ट्रांग एसिड और वीक बेस होगा। याद नहीं करना है, अगर अम्लीय पूछा जाएगा तो जो उसको पूछा जाएगा उसको आप स्ट्रांग कर दीजिए। कहने का मतलब है कि जिसके बारे में बात की जाए उसको आप क्या करो कि वो मजबूत है। अगर यहीं पे क्षारीय की बात करूँगा तो वीक एसिड और स्ट्रांग बेस हो जाएगा। क्लियर है बात। तो आगे फिर मैंने कहा कि एप्लीकेशन क्या है, इसके यूजेस क्या है उदासीनी अपक्रिया के, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एप्लीकेशन क्या है, तो जैसे आपको कभी मैंने बताया कि गैस बन जाती है तो आप क्या लेते हैं, एंटासिड। एंटासिड के फॉर्म में आप क्रेमाफिन लेंगे जिस, ठीक है ना। आप क्या करेंगे फिर, डाइजीन ले लेते हैं और इनो ले लेते हैं। तो इस क्रेमाफिन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgOH वोल्टवाइज होता है। ठीक है ना। और हमारा जो डाइजीन है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो मैंने जो डाइजीन आपको बताया। ठीक है। और बेकिंग सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, ये इनो में प्राप्त होता है। ठीक है, तो डॉक्टर हमें यही दे देता है। तो मैं कहूँगा कि HCl, अब आप इसका नेचर की बात करेंगे कैसा होगा, तो हम कहेंगे कि ये स्लाइटली बेसिक होगा। मतलब कि स्लाइटली बेसिक का तो वीक बेस होगा, वीक बेस होगा। तो HCl और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड ये साल्ट बनेगा और क्या बनेगा, लवण बन जाएगा, H2O जल। दूसरा क्या बताया कि शुगर, शर्करा की अगर बात करूंगा तो एसिड शर्करा में क्या होता है कि जब भी मैंने कहा कि रात को शर्करा जिसे कहते हैं, कोई मीठा पदार्थ आप खाते हैं तो आपके मुंह में बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया की वजह से आपके मुंह का जो pH है वो घट जाता है। तो आपके वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो वो क्या करेगा कि आपकी जो दांत की एनिमल होगी उसको क्या करेगा, वो डैमेज करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। तो उस केस में आप पेस्ट ले लीजिए। तो पेस्ट कैसा होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। कहते हैं पेस्ट में नमक है कि नहीं है, तो नमक। अब यहाँ पे देखो तो साल्ट और वाटर की बात करूँगा, किसकी, साल्ट और वाटर की। तो बन जाएगा, ये हो गई न्यूट्रलाइजेशन अपक्रिया। तो यहाँ पे देखिए ये दांत में कैविटी हो गई है और ये दांत बिल्कुल फ्रेश है। तो आप जब भी चॉकलेट या मीठा पदार्थ खाते हैं तो आप पेस्ट करिए। ठीक है ना। अब दूसरी बात करेंगे एंट स्टिंग, मतलब कि जब चींटी वगैरह मधुमक्खी बिच्छू काट लेते हैं तो उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसका फार्मूला CH क्या होता है, HCOAH होता है। ठीक है ना। तो एक कैल्शियम कैलामिन सोल्यूशन होता है, वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और जल होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बन जाएगा। ये भी एक एप्लीकेशन है। ठीक है, आप वहाँ लगा दीजिए तो आपका ठीक हो जाएगा। इसका मतलब जब भी मधुमक्खी बिच्छू काटता है तो कैलामाइन सोल्यूशन आप दुकान पे जाएंगे तो वो दे देगा। उसका में क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट और जल होगा, वो उसका मिक्सचर होगा, तो लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। अब हमारे खेत में ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज करने पे क्या होता है कि हम उसकी जो अम्लता बढ़ जाती है। अम्लता बढ़ जाने के क्या होगा कि उसका जो मतलब कि जो उसकी उपज होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, उसको जल के साथ मिलाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, बुझे हुए चूने को हम खेत में छिड़क देंगे, जिसे हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। लाइन नहीं, लाइम होगा बेटा, स्लैग्ड लाइम, है ना, लाइम, बुझा चूना। और क्या होगा, साल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है ना, वाटर, साल्ट और वाटर बन जाएगा। क्लियर है बात। आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।